आज के अत्यंत प्रतिष्ठित समारोह में मंच पर उपस्थित पद्म विभूषण श्रद्धेय डॉक्टर करण सिंह जी, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास बारखेड़ी जी, पद्मश्री आदरणीय प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री जी, प्रोफेसर कमल कुमार मिश्रा जी, इस संस्थान के निदेशक प्रोफेसर सतीश कपूर जी, इस संस्थान के कुल सचिव प्रोफेसर आर.जी. मुरली कृष्णन जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी, आमंत्रित सभी श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ जन, महाराजा रणजीत सिंह और संस्कृत में आस्था रखने वाले सभी बहनों भाइयों, छात्र छात्राओं और इस अंचल के बड़े ही प्रसिद्ध मूर्तिकार श्री रविंद्र जामवाल जी, देवियों सज्जनों और मित्रों, आज का दिन सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, मुझे लगता है कि देश के इतिहास में भी स्वर्णाक्षरों में अंकित किया जाएगा। भारतवर्ष के जाने माने दार्शनिक, लेखक और राजनीतिज्ञ डॉक्टर करण सिंह जी तथा पद्मश्री पंडित विश्वमूर्ति शास्त्री जी की उपस्थिति में महाराजा श्री रणवीर सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण और उनके नाम पर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर का नामकरण, ये हम सबके लिए अत्यंत गौरव का विषय है और हर्ष का भी विषय है। अब केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के इस परिसर को श्री महाराजा रणवीर सिंह परिसर जम्मू के नाम से जाना जाएगा। मैं आप सबको इसके लिए बधाई देता हूँ। विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास बारखेड़ी जी और उनके प्रशासन के सभी सहयोगियों के प्रति मैं हृदय से इस पुनीत कार्य के लिए, महती कार्य के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। यहाँ जो सभी आचार्य और छात्र हैं उनको अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। मेरे लिए महाराजा रणवीर सिंह जी केवल आधुनिक जम्मू कश्मीर के निर्माता नहीं थे, बल्कि निजी तौर पर मैं उन्हें एक आधुनिक भारत की सभ्यता के संरक्षक के रूप में भी देखता हूँ। मेरी निजी राय है कि उनका शासनकाल महानता, सुशासन और संस्कृति की शाश्वत ज्योत जलाने का कालखंड था। इतिहास के जानकार अक्सर कहते रहे हैं कि ब्रिटिश राज के दौरान भारत के अलग अलग हिस्सों में आमतौर पर शासकों की दो श्रेणियां हुई। एक वो थी जिन्होंने सिर्फ शासन किया, लेकिन एक दूसरी श्रेणी थी जिन्होंने समाज और राज्य की दिशा भी बदली तथा एक जीवित और विकसित सभ्यता का भी निर्माण किया। मुझे लगता है महाराजा श्री रणवीर सिंह जी निस्संदेह इस दूसरी और दुर्लभ श्रेणी के ही शासक थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर राज्य पर शासन नहीं किया, बल्कि उन्होंने जम्मू कश्मीर को एक नई दृष्टि दी, उसे पुनर्गठित किया, उसे ज्ञान की ज्योत से निखारा और उसे संस्कृति की समृद्धि से सजाया भी। आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो भौतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक तीनों स्तरों पर अत्यंत समृद्ध थी। मैं मानता हूँ कि आज का कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि उनके द्वारा प्रज्वलित वह चेतना 150 साल बाद भी जम्मू कश्मीर के समाज को नई दिशा प्रदान कर रही है। हमारे यहाँ अथर्ववेद में कहा भी गया, काले लोकाः प्रतिष्ठिताः, अर्थात समय में ही समग्र लोक प्रतिष्ठित है। सदियों के इंतजार के बाद
भारतवर्ष का भी समय आया है और सनातन संस्कृति का पुनर्जागरण इस बात का प्रतीक है कि मानवता को राह दिखाने वाला दर्शन, सभ्यता को ज्ञान से प्रज्वलित करने वाली परंपराएं आज भारत में पुनः जीवंत हो रही हैं। इस वर्ष जनवरी में यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भारतीय ज्ञान परंपरा, विशेषकर यहाँ के प्राचीन गणित विज्ञान की सराहना करते हुए कहा कि इसी ने यूरोप के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब मुझे लगता है समय आ गया है कि भारत दोबारा अपना स्थान हासिल करे, तमाम चुनौतियों से घिरे विश्व को नई राह दिखलाने की जिम्मेदारी भी भारत के कंधों पर ही है। इसके लिए सबसे आवश्यक कार्य नई पीढ़ी को ज्ञान, परंपरा और संस्कारों से जोड़ना होगा। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि प्राचीन भारत की यात्रा कभी भी एक तरफा नहीं थी। हमने एक हाथ में साइंस तो दूसरे हाथ में संस्कार लेकर अपने जीवन की यात्रा की है। हमने ऐसे व्यक्तित्व के निर्माण पर जोर दिया है जो ब्रह्मगुप्त और बुद्ध दोनों का मिला जुला स्वरूप। इस परिसर में भी हमें ऐसे व्यक्तित्वों का निर्माण करना होगा। मुझे बताया गया है कि महाराजा श्री रणवीर सिंह परिसर जम्मू में कुल 900 से ज़्यादा विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, उन विद्यार्थियों से, कि इस आदर्श को जीने के साथ साथ आपको महाराजा श्री रणवीर सिंह जी के जीवन को भी समझना होगा। और उन्हें समझने का मतलब केवल एक शासक, एडमिनिस्ट्रेटर के जीवन को समझना नहीं है, बल्कि उस महान व्यक्तित्व को समझना है जिन्होंने जम्मू कश्मीर को एक जीवित इकाई के रूप में देखा था। उनके लिए जम्मू कश्मीर केवल भूमि का विस्तार नहीं था, उनके लिए जम्मू कश्मीर एक जीवंत संरचना थी। उनके लिए जम्मू कश्मीर की सांस उनकी संस्कृति में चलती थी और उसकी ऊर्जा सुधार और श्रम से प्रवाहित होती थी। महाराजा श्री रणवीर सिंह जी के लिए जम्मू कश्मीर की आत्मा सिर्फ पहाड़ों और नदियों में नहीं, बल्कि उसके बौद्धिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों में बसा करती थी। मैंने उनके बारे में जितना पढ़ा है, उनके शासन को जितना मैं समझ सका हूँ, उसके आधार पर मैं आपके बीच कह सकता हूँ कि उन्होंने जम्मू कश्मीर को ऐसा राज्य बनाने का संकल्प लिया था जो केवल शक्तिशाली ही नहीं हो, बल्कि अपनी शक्ति के योग्य भी हो, जो केवल समृद्ध ही नहीं हो, बल्कि अपनी समृद्धि के योग्य भी हो। मैं चाहूँगा कि नई पीढ़ी इस बात को सदैव याद रखे कि महान व्यक्तित्व परिस्थितियों की कसौटी पर बनते हैं और उत्तरदायित्व का भार और कठिन निर्णयों की घड़ी ही चरित्र की वास्तविक परीक्षा होती है। महाराजा श्री रणवीर सिंह जी का व्यक्तित्व भी इसी प्रक्रिया से परिपक्व हुआ होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। उन्होंने जम्मू कश्मीर का ऐसा राज्य विरासत में पाया था जो विविध जातीय समूहों, भिन्न सांस्कृतिक पहचानों और अलग अलग परंपराओं से मिलकर बना था। जम्मू कश्मीर विविधताओं से बना हुआ एक खूबसूरत और संवेदनशील तानाबाना था, जिसे महाराजा श्री रणवीर सिंह जी ने राज्य की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में पहचाना। उन्होंने न्यायपूर्ण प्रशासन, परस्पर सम्मान और साझा उद्देश्य की भावना को ही अब प्रमुख आधार बनाया। उनका शासन प्रत्येक समुदाय की आवाज़ को सुनने वाला था, प्रत्येक परंपरा को सम्मान करने वाला था और इसी दृष्टिकोण के कारण उन्होंने विविधताओं से भरे इस क्षेत्र को एक संगठित और बहुत ही सुदृढ़ सामाजिक राजनीतिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करने में सफलता पाई। मैं एक छोटा उदाहरण देना चाहूँगा। आज 21वीं सदी में जिस रिफॉर्म की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है वो टैक्स रिफॉर्म्स है। जब भारत में जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स लागू हुआ तो
उसकी बड़ी चर्चा हुई। लेकिन 1860 में इसकी चर्चा कम नहीं थी जम्मू कश्मीर में। महाराजा श्री रणवीर सिंह जी के शासन के प्रारंभिक और महत्वपूर्ण निर्णयों में टैक्स सिस्टम में व्यापक सुधार शामिल था। उन्होंने सभी अनावश्यक टैक्स को समाप्त कर दिया था, जिसे मैं केवल आर्थिक सुधार नहीं कह सकता, बल्कि यह उनके शासन के मूल्यों की घोषणा थी और एक स्पष्ट संदेश था कि राज्य की शक्ति का उद्देश्य जनता का कल्याण है। न्याय, विधि व्यवस्था में रिफॉर्म तथा सांस्कृतिक पुनर्जागरण में उनके योगदान से बहुत सारे लोग वाकिफ हैं। उन्हें संस्कृत भाषा, वैदिक परंपराओं, वेद, उपनिषद, भारतीय ज्ञान प्रणाली तथा भारतीय कला दर्शन से अत्यंत गहरा प्रेम था और विभिन्न धर्मों और समुदायों को समान सम्मान उन्होंने दिया था। एक अन्य पहलू जिसका जिक्र मैं आवश्यक समझता हूँ और मैं चाहूँगा कि नई पीढ़ी भी सदैव उसे स्मरण रखे, वह है महाराजा श्री रणवीर सिंह जी के शिक्षा में योगदान की। उनका प्रबल विश्वास था कि किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति उसके नागरिकों की बौद्धिक क्षमता पर ही निर्भर करता है और इस विचार से प्रेरित होकर उन्होंने अपने राज्य में व्यापक स्तर पर विद्यालयों की स्थापना करवाई, शिक्षा को सभी स्तरों पर निःशुल्क किया, विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति और पुस्तकों की भी पर्याप्त व्यवस्था की। हमारे यहाँ तो हमारी संस्कृति में कहा गया है कि नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रमहि विद्यते तत्स्वयं योग सिद्धस्य काल नेतान्य विन्दति। अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कोई भी दूसरी महान वस्तु नहीं है। जो व्यक्ति साधना और प्रयास करता है वह समय के साथ अपने भीतर इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। इसी भावना के साथ महाराजा रणवीर सिंह जी ने एक ऐसे जम्मू कश्मीर का निर्माण किया जो ज्ञान परंपरा के मामले में पूरे राष्ट्र के अग्रणी क्षेत्रों में गिना जाता रहा। अगर उस कालखंड को देखा जाए तो ये सभी निर्णय बड़े ही क्रांतिकारी थे, क्योंकि उनके इन महान कार्यों से शिक्षा केवल विशेष वर्ग तक सीमित नहीं रही, बल्कि ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति की शिक्षा का प्रसार यहाँ के समाज के हर वर्ग तक पहुँचा। महाराजा श्री रणवीर सिंह जी ने समाज की असली ताकत उसकी सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों में देखी और इसलिए सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि संस्कृत साहित्य और विद्या के संरक्षण के लिए उन्होंने जम्मू कश्मीर के बाहर भी कुछ प्रयास किए। जब मैं हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने आया 1974 में, तो कमच्छा पर एक सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल है, डॉक्टर एनी बसंत ने बनवाया था, और उससे सटे हुए रणवीर संस्कृत विद्यालय वहाँ है। तो जो यहाँ के लोगों के मन में या देश के लोगों के मन में अब तक सवाल उठता था कि ये रणवीर परिसर क्या है, तो मेरे मन में भी ये प्रश्न उस समय था कि ये रणवीर संस्कृत विद्यालय क्या है। बाद में मैं जान सका कि ये महाराजा रणवीर सिंह जी की के दान और उनके सहयोग से मालवीय जी ने संस्कृत विद्यालय को बनाया था। अब युवाओं के ऊपर एक बड़ा दायित्व है कि वह महाराजा श्री रणवीर सिंह जी के इन व्यापक और मानवीय मूल्यों को अपना करके राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। जिस प्रकार आज का जम्मू कश्मीर महाराजा श्री रणवीर सिंह जी की दूरदर्शिता का प्रतीक है, उसी तरह परिसर में भी उनके विचारों की छाप पड़नी चाहिए, केवल नामकरण से इतिश्री नहीं होनी चाहिए। और इसलिए आज अपनी बात पूरी करने से पहले मैं विद्यार्थियों से, युवा पीढ़ी को भारत की महानता बनाए रखने के लिए भी कुछ निवेदन करना चाहूँगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि भारत कभी संयोग से महान नहीं बना था। इतिहास गवाह है कि भारत अपनी दूरदर्शिता, वैज्ञानिक ताकत
और जिस नॉलेज इकानमी की आज बात हो रही है, बहुत पहले उस नॉलेज इकानमी के उत्कर्ष के शिखर पर भारत था। यही पहला पिलर है और इसलिए युवाओं को, विद्यार्थियों को शाश्वत मूल्यों से कैसे जोड़ा जा सके और आधुनिक साधनों से उन्हें कैसे सशक्त बनाया जा सके। ये सच्चाई है कि जिस वृक्ष की जड़ें नहीं होती वह आंधी का सामना कर ही नहीं सकता। आज जम्मू कश्मीर और भारत का युवा अत्यंत सक्षम है, परंतु क्षमता के साथ चरित्र भी बड़ा अनिवार्य है और इसलिए आवश्यक है कि हमारी नई पीढ़ी को उन शाश्वत मानवीय मूल्यों, दयालुता, विनम्रता, सत्यनिष्ठा, करुणा और मनुष्य से मनुष्य के बीच वास्तविक संबंध स्थापित करने की क्षमता, इससे फिर से जोड़ा जाए जिन्होंने सहस्त्राब्दियों से वैश्विक सभ्यताओं को स्थिरता देने का काम किया है। इसके साथ साथ युवा पीढ़ी आधुनिक संसार की भाषा में भी पूर्ण दक्ष होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी में भी पारंगत हो, ज्ञान की विविध विधाओं में प्रवीण हो और डिजिटल युग के जटिल परिवेश में निडर भी रहे। जिस युवा के एक हाथ में आध्यात्मिक गहराई होगी और दूसरे हाथ में तकनीकी दक्षता होगी, वह युवा उज्जवल भविष्य निर्मित करने में जरूर कामयाब होगा। दूसरी बात मुझे समझ में आती है कि हमें ऐसी शिक्षा देने की ज़रूरत है जिससे एनईपी की बात की गई यहाँ मंच से, मल्टी डिसिप्लिनरी और ट्रांस डिसिप्लिनरी एजुकेशन, ये आज वक्त की ज़रूरत है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात पर बहुत बल देती है। इस परिसर में भी हमारी शिक्षा प्रणाली युवाओं को केवल 7 डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट सिखाने तक सीमित न रहे, ये मेरा विशेष निवेदन होगा। युवाओं को बौद्धिक प्रणालियों, तार्किक विश्लेषण, नैतिक विवेक, दार्शनिक चिंतन, सृजनात्मक कल्पना के साथ साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी, भले ही वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स हो, इन विभिन्न क्षेत्रों को एक साथ जोड़ने की क्षमता से परिचित कराया जाना होगा। और मैं मानता हूँ ये ऐसी बौद्धिक शक्तियाँ हैं जिन्हें कोई भी परिवर्तन अप्रासंगिक कभी नहीं बना सकता, क्योंकि भविष्य की हर तकनीक इन्हीं क्षमताओं पर आधारित होगी। तीसरी बात, युवाओं को सपने देखने की स्वतंत्रता तो देनी ही पड़ेगी। इस संस्कृत विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा योगदान होगा कि वह संभावनाओं की संस्कृति विद्यार्थियों में विकसित करे, युवाओं को साहसी और उनको ऊंचे सपने और कल्पना देखने के लिए प्रेरित करे। चौथी बात जो मुझे समझ में आती है, हमें प्राचीन ज्ञान प्रणाली से युवा पीढ़ी को परिचित कराने का दायित्व भी निभाना होगा। भारत के इतिहास में विज्ञान, दर्शन, चिकित्सा, शासन और प्रकृति के साथ मनुष्य के संबंधों को समझने के लिए जो जो ज्ञान प्रणालियाँ विकसित हुई हैं, वे हजारों वर्षों के अनुभव का संक्षिप्त सार है। आप सब जानते हैं कि संस्कृत को संसार की अत्यंत प्राचीन और आज भी जीवित भाषाओं में एक प्रमुख भाषा मानते हैं लोग, किंतु दुर्भाग्य से बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसे केवल धार्मिक स्तोत्रों और अनुष्ठानों की भाषा भर समझ लेने की गलती करते हैं। वास्तव में संस्कृत केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि यह ज्ञान की एक विस्तृत और सुव्यवस्थित परंपरा का सबसे प्रमुख आधार है, जिसे महान विद्वानों, मनीषियों और वैज्ञानिकों जैसे कौटिल्य, चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य जैसे असंख्य व्यक्तित्वों ने निर्मित भी किया और पोषित भी किया। हमें प्राचीन ग्रंथों और आधुनिक अध्ययन पद्धतियों के बीच की कड़ी को जोड़ करके विभिन्न विषयों के बीच संवाद और सहयोग की नई राहें भी खोलनी होगी। इसलिए युवाओं को इन प्राचीन ज्ञान परंपराओं के साथ गंभीरता तथा सम्मान के साथ संवाद करने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता महसूस होती है।
ज्ञान प्रणालियों को संग्रहालय की वस्तुओं की तरह नहीं बल्कि जीवंत परंपराओं की तरह देखा जाना चाहिए, जिनसे आज की समस्याओं के समाधान निकाले जा सकते हैं। पांचवी बात मुझे ध्यान में आती है कि हमें ऐसे प्रोफेशनल्स तैयार करने चाहिए जो तकनीकी उत्कृष्टता के साथ साथ आध्यात्मिक गहराई, सांस्कृतिक संवेदनशीलता और अटूट नैतिक आधार भी रखते हों। आने वाले भविष्य के महान प्रोफेशनल्स वे युवा नहीं होंगे जो सबसे अधिक जानकारी रखते हैं, बल्कि बेहतर प्रोफेशनल्स वे युवा होंगे जो ज्ञान में प्रज्ञा को जोड़ सकते हैं, क्षमता में करुणा और तकनीकी शक्ति में नैतिक उत्तरदायित्व का बेहतर संतुलन बना सकते हैं। वे ही आने वाले दिनों में अपनी विशिष्ट पहचान बना सकेंगे। निजी तौर पर मेरा मानना है कि आज के बदलते युग में एक इंजीनियर जो मानव कल्याण के आध्यात्मिक आयाम को समझता है, वह ऐसी ही टेक्नोलॉजी बनाएगा जो मानवता की सेवा में प्रयोग में लाया जा सके। उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स पर पकड़ उतनी ही मजबूत होगी जितनी भीतर के जीवन की गहराई पर उसकी पकड़ है। मित्रों तथा सभी आचार्य जनों से मैं ये जरूर कहूँगा कि इन 5 बातों का जो मैंने जिक्र किया है, इन 5 की रणनीति, स्ट्रेटजी कोई अलग अलग नहीं है। यह एक ही व्यापक दृष्टि से परस्पर जुड़े हुए हैं, जो युवा पीढ़ी को परंपरा से जोड़ेंगे, उन्हें इनोवेशन के लिए प्रेरित करेंगे तथा एक ऐसे समाज के निर्माण में, तकनीकी रूप से शक्तिशाली समाज बनाने में, मानवीय रूप से संवेदनशील समाज बनाने में हमारी मदद भी करेंगे। इस बात को सदैव याद रखिएगा कि युवा पीढ़ी को केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की बौद्धिक और नैतिक चेतना को समृद्ध करने का दायित्व भी हमें भविष्य में निभाना है। भारत मानव कल्याण के उद्देश्य से प्रेरित राष्ट्र है और हम वैश्विक शांति, साझा समृद्धि के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहे हैं। सिद्धांतों के इस मार्ग का युवा पीढ़ी को आने वाले दिनों में नेतृत्व करना है और एक अधिक सुरक्षित तथा समृद्ध भारत का निर्माण भी आपको करना है। ये सच है कि शक्ति के साथ हमेशा उत्तरदायित्व की भावना होनी ही चाहिए और इसलिए हमें वैश्विक समृद्धि के निर्माण में भारत की भूमिका को पुनः स्थापित करना होगा और युवाओं को ही इसमें सबसे आगे बढ़कर अपना योगदान भी देना होगा। ऋग्वेद में हमारे यहाँ कहा गया, राष्ट्रम धार्यता ध्रुवम, राष्ट्र को सदैव स्थिर बनाए रखिए। मैं एक बार पुनः महाराजा श्री रणवीर सिंह जी की पुण्य स्मृति को नमन करता हूँ और आज के ऐतिहासिक शुभारंभ की आप सभी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कुछ बातें यहाँ संस्कृत को लेकर के कही गई। ये सच है कि पूरे जम्मू कश्मीर में भी 265 शिक्षक हैं संस्कृत के। कोई घोषणा मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ कि 2-3 वर्षों बाद स्थिति बहुत बेहतर होगी, चाहे वो संस्कृत के शिक्षकों की बात हो या हिंदी के शिक्षकों की बात। और एक बात मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि संस्कृत का कोई गुरुकुल या वेद की कोई पाठशाला इस अंचल में कोई बनाएगा तो उसे धन का अभाव नहीं होगा। ये मैं सार्वजनिक रूप से ये बात आज कहना चाहता हूँ। इतनी बात कहते हुए मैं आप सबके प्रति हृदय से और विशेष रूप से महाराजा करण सिंह जी के प्रति विशेष आदर प्रकट करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।